सभी को नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें। और ज्योतिष के लिए ये पाठ पहला हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कुंडली के 12 खानों का परिचय, ग्रह, राशि, भाव, भावेश आदि ये क्या होते हैं, इनका यहाँ पर हम आपको परिचय देंगे। तो सभी ध्यान से अपना पेन पेपर निकाल लें। जो भी ज्योतिष को जानने के, ज्योतिष को सीखने के इच्छुक हैं, वह सभी पेपर और पेन अपना निकाल कर रखें, ताकि हम जो भी बताते चलें वह समझते चलें। यहाँ पर आपने जब कभी भी अपनी कुंडली खोली होगी, तो कुंडली खोलने पर आपको कुछ इस प्रकार के खाने, 12 खाने इस प्रकार के दिखाई दिए होंगे। ये 12 खाने क्या हैं? ये 12 खाने किस बात का परिचय देते हैं? इन 12 खानों से हम कैसे अपने भाग्य को जान सकते हैं, या इन 12 खानों से कैसे हम उस व्यक्ति विशेष के भाग्य को जान सकते हैं जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, जिसको हम ज्योतिषीय भाषा में जातक कहते हैं। तो कैसे हम जातक की कुंडली का विवेचन इन 12 खानों के आधार पर कर सकते हैं? तो यहाँ 12 खानों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है, तो इन 12 खानों में आपको सबसे ऊपर जो भी दिखेगा, तो सबसे ऊपर ये खाना दिखेगा जहां आप ये पेन देख रहे हो, यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं पहला भाव। ये भाव भी पहला है, खाना जो पहला है इसको भाव भी पहला बोलेंगे, इसको लग्न भी बोलते हैं। ये पहला खाना जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर एक लिखा है, यहाँ पर ये क्या है? ये लग्न है। इसको लग्न कहा जाता है। इस पहले खाने को आप क्या कहोगे? लग्न कहोगे। ये लग्न है, ये लग्न भाव है। इसको लग्न भाव भी कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ ध्यान रखिए कि जब भी आप कुंडली का निर्माण करोगे, या आपके सामने ऐसी कुंडली है, तब भी आप काउंट करोगे, तो पहला खाना हमेशा ये पहला खाना होगा। ये पहला खाना आपका होगा। इसके बाद ये दूसरा खाना होगा, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना, ये पांचवा खाना, ये छठा खाना, ये सातवां, और ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से 12 खाने हो गए। इन 12 खानों को हम कहते हैं भाव। आपने सुना होगा पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पहला भाव। पहला भाव कौन सा हो गया? तो ये पहला भाव हो गया। ये दूसरा भाव हो गया, ये तीसरा भाव हो गया, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां, ये नवा भाव, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। इस तरह से भाव हो गए। अब भाव हो गए तो भावों के स्वामी हो गए भावेश। तो जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए होते हैं, तो उन यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जैसे नंबर लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, तीन लिखा हुआ है, चार लिखा हुआ है। अगर ये लिखे हुए आपको अक्षर मिले, तो यहाँ इसका अर्थ ये हो गया कि ये राशियों का जो क्रम है वह लिखा हुआ है। जैसे कि पहले नंबर पर कौन सी राशि आएगी, दूसरे नंबर पर कौन सी राशि आएगी, तीसरे पर कौन सी है, चौथे पर कौन सी है। तो यहाँ अंकों से हम उन राशियों की पहचान करेंगे कि इस राशि का स्वामी, इस खाने में ये राशि है, इस खाने में ये राशि है। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये जो पहला है ये पहला खाना है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि एक का अर्थ हो गया मेष राशि। इस खाने में मेष राशि। अगर यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों की, आप अपनी कुंडली खोल कर देख लीजिए, अगर यहाँ पर आप देखोगे कि 3 लिखा हुआ है, किसी की कुंडली में 3 लिखा है, किसी की में 4 लिखा है, किसी की में 5, ऐसे ही 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। हर कुंडली में अलग होगा, जरूरी नहीं है सब में ये एक ही मिले। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए कि यहाँ पर हम एक मानकर चल रहे हैं। लेकिन आपकी कुंडली में हो सकता है 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, तो यहाँ पर जो भी अंक लिखा हुआ है उस अंक से उस राशि का परिचय होगा। जैसे मानकर चलिए यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि मेष, वृष, मिथुन। तीसरी राशि कौन सी हो गई? मिथुन। तो यहाँ पर इस राशि के में अगर मिथुन यहाँ 3 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि तीसरी राशि यहाँ पर बैठी है, मिथुन राशि यहाँ पर बैठी हुई है। और मिथुन राशि इस, क्योंकि इसको लग्न भाव भी कहते हैं पहले घर को, तो लग्न भाव में अगर मिथुन राशि बैठी हुई है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इस भाव के जो लग्नेश हैं वो बुध हो गए। क्योंकि मिथुन के स्वामी कौन होते हैं? मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, और बुध इस भाव के लग्नेश हो गए। जबकि इस भाव
की जो राशि है, तो राशि कौन सी है, जो लग्न है, तो लग्न अगर कोई कहे कि ये लग्न कौन सी है इसमें, तो मिथुन लग्न है, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बोली जाएगी। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, एक की जगह 1 नहीं लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 भी नहीं लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, चौथी राशि कौन सी है, मेष वृष मिथुन कर्क, तो चौथी राशि कर्क है। तो यहाँ पर यह होगा कि कर्क राशि इस जो कुंडली है, इस कुंडली में लग्न है, तो कर्क लग्न की ये कुंडली हो गई। और उसके लग्नेश, क्योंकि कर्क लग्न के स्वामी कौन होते हैं, वे होते हैं चंद्रमा, तो इस कुंडली के जो लग्नेश हो गए वह कौन हो गए, चंद्रमा हो गए। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे। अब जैसे हमने यहाँ पर इस कुंडली में देखा कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो आसानी से आप बता सकते हो कि 1 कौन हो गया, मेष हो गया, दूसरा वृष हो गया, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क। आगे हम देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 12 खानों के अच्छी तरह से आप देख लीजिए, कुंडली के 12 खानों में लिखे अंकों की राशि का आप यहाँ परिचय वैसे मैं दे चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको मेष, पहली राशि मेष, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ताकि आपको ये याद रह सके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद रह सके। तो पहली राशि मेष, 1 लिखा है तो मेष, यहाँ 2 लिखा होता, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, अगर ये 2 यहाँ 2 से खाने में न लिख के पहले खाने में लिखा हुआ होता, तो इसका अर्थ ये होता कि यहाँ पर मेष की जगह हम क्या मानते हैं, वृष है। अगर 3 लिखा होता है यहाँ पर लग्न भाव में 3 लिखा होता, तो इसका मतलब यहाँ पर मिथुन, ये मिथुन इस भाव की लग्न है, मिथुन लग्न की कुंडली है। 4 लिखा होता तो कर्क लग्न की कुंडली है। 5 लिखा होता यहाँ पर तो 6 क्या होता, अगर यहाँ पर मानकर चलिए हम कर्क लग्न की कुंडली हमें मिलती है, तो इसका अर्थ होगा यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 लिखा होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 लिखा होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर 10 लिखा होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 11 लिखा होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 12 लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ क्या लिखा होगा, 2, यहाँ क्या लिखा होगा, 3। इस तरह से समझिए, इन सबको भूल जाइए। अब यहाँ पर 4 है तो इसका अर्थ है ये कर्क, तो ये कर्क हो गया, तो ये कर्क राशि यानी कि लग्न, कर्क लग्न की कुंडली। तो 5 का अर्थ हो गया सिंह, क्योंकि हम सिंह को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे, सिंह हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये कुंडली है नेक्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है कुंडली के 12 खानों में लिखे अंकों की राशि उनका स्वामी। तो जैसे बताया कि पहला जो अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका अर्थ है कि ये मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये लग्न भाव के या पहले भाव के जो स्वामी हैं वह कौन है, वह मंगल हैं। पहले भाव के स्वामी कौन है, यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं इस समय, तो मंगल हैं। मेष राशि है तो मंगल स्वामी हुए। वृष राशि होती तो शुक्र स्वामी होते। मिथुन राशि होती यहाँ पर पहले लिखी हुई तो बुध स्वामी होते। कर्क राशि होती तो चंद्रमा स्वामी होते। सिंह राशि होती तो सूर्य स्वामी होते। वहीं कन्या राशि होती तो बुध स्वामी होते। तुला राशि होने पर शुक्र इसके स्वामी हो जाते भाव के। जहां भी जो राशि है उस राशि जिस भी भाव में है तो उस भाव की राशि, जो भाव की राशि है उसका जो स्वामी है राशि का, वह उस भाव का भावेश होगा। उस जो इस भाव में जो राशि बैठी है उस राशि का जो स्वामी है वह उस भाव का क्या होगा, भावेश होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो 12 भाव हैं इनके नाम भी कुछ होंगे। जैसे कि कोई आपके पास में आता है कि हमें ये जानना है, अपने शरीर के बारे में जानना है, जिस व्यक्ति की या जिस जातक की कुंडली है उस जातक के बारे में जानना है, कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है, किस तरह का दिखता है, तो कुछ उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप तनु भाव, तनु कहते हैं शरीर को, तो तनु भाव से आप जान पाओगे। तो ये तनु भाव कौन कहाँ से देखोगे, जो लग्न भाव होता है उस व्यक्ति का भाव होता है, उस जातक का भाव होता है, उस जातक के खुद से संबंधित होता है, उससे शरीर से संबंधित है। तो यहाँ पर जो पहला भाव है ये उससे खुद से संबंधित है, इसलिए इसको तनु भाव कहा जाएगा। तनु भाव कहा जाएगा, इससे ही हम जातक का विवेचन करेंगे। अगर हमको कोई पूछे कि इस जातक के पास में अचल संपत्ति धन आदि की क्या स्थिति है, तो वहाँ पर हमेशा धन की स्थिति जानने के लिए दूसरा भाव जो होगा ये धन से संबंधित होता है, तो धन की स्थिति हम यहाँ से
जान सकते हैं। वहीं तीसरा भाव, अगर कोई आपसे पूछे कि इसके छोटे भाई बहनों की या ये जीवन में कितना पराक्रम करेगा उसकी स्थिति जाननी है, तो वहां पर आपको ये जानने के लिए तीसरे भाव को देखना पड़ेगा। कौन से भाव को देखना पड़ेगा? तीसरे भाव को देखना पड़ेगा। अगर कोई पूछे कि इसके जीवन में भवन, भूमि, भवन, वाहन के सुख, माता का सुख आदि है या नहीं है, तो वो सभी जानने के लिए आपको चौथे भाव का विश्लेषण करना पड़ेगा। ये चौथा भाव है। अगर कोई पूछे इसके संतान के बारे में, कोई संतान कैसी होगी, होगी नहीं होगी, या कितनी देरी से होगी, या किस कारण से कितनी संतान, कन्या या फिर पुत्र ज्यादा हैं, तो वो सभी जानने के लिए आपको पंचम भाव को देखना होगा। पंचम भाव, ये भाव, इसमें संतान के साथ साथ में जो प्रेम का भाव भी इसको कहा जाता है कि लव मैरिज होगी नहीं होगी, उसके बारे में अगर विश्लेषण करना है तो इस पंचम भाव को देखना होगा। इस पंचम भाव के साथ साथ में जैसे कि कहीं लॉटरी वगैरह अचानक से आने वाले धन की जब भी स्थिति बनती है, तो वहां पंचम भाव का उसमें रोल होता है। तो ये पंचम भाव उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी की लॉटरी लगना, जैसे किसी के कोई गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना बनना, तो सब पंचम भाव से आप इसको देखोगे। वहीं यदि शत्रु, ऋण, रोग, इनके बारे में जानना हो, न्यायालय में कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कोई भी वाद विवाद है, उन सब से संबंधित जानना है, शत्रुओं के बारे में जानना है। देखिए, ऋण भी शत्रुओं में आता है, रोग भी आपका शत्रु होता है, और वैसे जो शत्रु हैं वह सभी, उन सभी के बारे में जानना हो। शत्रु आपसे जीतेंगे, आप शत्रुओं से जीतेंगे, या आप शत्रुओं से परेशान रहेंगे, या आपके शत्रु कम होंगे, अधिक होंगे, जो भी स्थिति है वह सभी जानने के लिए हम छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव को देखेंगे। वहीं यदि आपको विवाह पर जो पत्नी या अपने पार्टनर के बारे में जानने की इच्छा होगी, तो वह आप सातवें भाव से देखोगे। ये सप्तम भाव है। इसके बाद में अब बात करेंगे आठवें भाव की। जो आठवां भाव है ये आयु का भाव होता है। आठवां भाव होता है आयु का भाव। आयु कितनी रहेगी, आयु का विश्लेषण जब भी आप करोगे तो अष्टम भाव को ध्यान में रखकर आप उसका विश्लेषण करोगे। वहीं नवम भाव को अगर आप देखिए तो नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है। तो इसके स्वामी को भाग्येश भी कहते हैं। और ये धर्म कर्म में कितनी रुचि रहेगी, नहीं रहेगी, तो इस भाव के आधार पर आप यह सारा जो रिजल्ट है निकाल कर बताते हो कि वह व्यक्ति धर्म से जुड़ा होगा या धर्मी होगा, किस तरह का होगा, उसके भाग्य में कितनी बढ़ोतरी होगी, कब होगी, ये सभी आप नवम भाव से जान पाते हो। इसी तरह से जो दसवां भाव है, दसवें भाव से यदि कोई आपसे प्रश्न करता है ये व्यक्ति करेगा क्या, कार्य क्या करेगा, इसके जीवन में कौन सा कर्म करेगा, कर्म मतलब व्यवसाय, जीवन में कर्म क्या करेगा, किस तरह का व्यवसाय करेगा, जो जीविकोपार्जन का जो माध्यम होगा क्या होगा, उस सभी को जानने के लिए दसम भाव को जानना जरूरी है। क्या सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या कोई व्यवसाय करेगा, ये सभी जानने के लिए दसवां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दसवें भाव को आपको देखना होगा, दसवें भाव का विश्लेषण करना होगा। वहीं यदि कोई आपकी आय कि जैसे कि बहुत सारे लोगों की परेशानी ये होती है कि वह सुनते हैं कि अर्निंग तो होती है लेकिन खत्म हो जाती है। तो इन सबको देखने के लिए कि आय भाव को देखना, आय एक स्थिर आय हो रही है, जैसे कि मानकर चलो किसी को प्रति एक साल में 1 लाख रुपए का फायदा होता है और उसको ये लगातार होता ही होता है, तो यहाँ पर ये उसकी स्थिर आय हो गई। लेकिन किसी के साथ कंडीशन ऐसी है कि एक महीने तो उसको बहुत अच्छा लाभ हुआ, दूसरे महीने उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिला, तो वहाँ स्थिति क्या है, तो वहाँ आय की स्थिति अस्थिर है। तो ये सब ग्रह, जो ग्रह बैठा हुआ है, जो भाव है, उस भाव पर कौन कौन की दृष्टि है वो आगे हम समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आपको आय की स्थिति जानने के लिए 11वें भाव को जानना जरूरी है। 11वें भाव की स्थिति को आप जानोगे तो आप आय की स्थिति को जानोगे। अब आय है तो व्यय भी है, आय नहीं होगी तो व्यय कहाँ से होगा, तो ये व्यय की जो स्थिति है, व्यय की स्थिति जानने के लिए आपको क्या करना होगा, 12वें भाव को देखना होगा। 12वें भाव से हम व्यय की स्थिति भी जानते हैं। देखिए 11वें भाव में एक और बता देता हूँ, अगर आपको बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है तो 11वें भाव से ही जान सकते हो कि 11वें भाव ही आपको बताएगा कि बड़े भाई बहनों की क्या स्थिति आपकी कुंडली में है। वहीं 12वां भाव जो होगा ये विदेश जाने का भाव भी होता है, जेल जाने का भाव भी होता है और अस्पताल जाने का भाव भी होता है। तो यहाँ पर खर्चे, व्यय का, इस व्यय की स्थिति है। कोई व्यक्ति धर्म में अपना व्यय करता है, कोई व्यक्ति
किसी व्यसन में पड़ जाता है, वहाँ व्यय करता है। कोई व्यक्ति विदेश गया, सोच के गया अर्जित करके लाएगा, लेकिन वहाँ पर उल्टा हो गया, सारा खर्च करके आ गया, कंगाल होकर आ गया। तो ये सभी स्थिति हम कौन से भाव से देखेंगे? 12वें भाव से देखेंगे, जो कि व्यय भाव है। तो यहाँ तक आपको स्थिति समझ में आई होगी। अगर आपको यहाँ तक कुंडली समझ में आई है तो हम कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए मुझे, क्योंकि ये पहला पार्ट है, उसी हिसाब से हम क्लास को चलाते रहेंगे, जिस हिसाब से आपको यहाँ पर समझ आता रहेगा। देखिए, अब मैं एक स्थिति और बता देता हूँ। ये जो कुंडली में आप देखोगे, जहां मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन को देखिए ध्यान से, यहां देखिए। तो ये जो भाव हैं, जो पहला 1, 4, 7 और 10, ये जो भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? केंद्र। और वहीं त्रिकोण जो कहा जाता है, जो इसके त्रिकोण भाव है, वो ये 5वां और 9वां भाव और स्वयं लग्न, ये त्रिकोण में आ जाते हैं। ये त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। 5वां, 9वां और लग्न, ये त्रिकोण भाव हो गए। लग्न अर्थात पहला भाव, ये त्रिकोण भाव में आ जाते हैं। अब त्रिक भावों की स्थिति देखें तो 3 हैं ये त्रिक भाव, छठा, 8वां और 12वां, जिनको हमेशा ये माना जाता है कि ये भाव खराब होते हैं कुंडली में। कितने खराब होते हैं, क्या होते हैं? कभी कभी ये बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब ही रहेंगे। तो ये एक गलत धारणा है कि हमेशा खराब ही होते हैं। कभी कभी अच्छे भाव भी, जो भाव बड़े अच्छे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसको फायदा मानो, किसको नुकसान मानो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे उच्च ग्रह, जो अगली हमारी वीडियो होगी, पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि उच्च ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं जो उच्च हो जाते हैं, किस राशि में बैठकर वो उच्च हो जाते हैं, किस अंश तक परम उच्च हो जाते हैं। ऐसे ही हम नीच की बात करेंगे, ऐसे ही हम परम नीच की बात करेंगे। तो अगली जो क्लास मिलने वाली है आपको, अगली जो वीडियो मिलने वाली है, उसमें हम ग्रहों की उच्च स्थिति कुंडली में, और ग्रहों की परम उच्च स्थिति, ग्रहों की नीच स्थिति और ग्रहों की परम नीच स्थिति, इनको भी जानेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।